हेलो एवरीवन, मैं मोनिका आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब हम PYQ को सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी प्रेपरेशन का लेवल क्या है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इससे हमारी उन टॉपिकों पर कमांड और भी अच्छी हो जाती है। तो इसी के लिए मैं PYQ की एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसकी कि आज क्लास फर्स्ट है। तो हर शाम 6 बजे आपको PYQ की एक नई क्लास मेरे चैनल पर मिलेगी। तो ये सारे PYQ एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाले हैं। इसमें हम जो PYQ को सॉल्व करेंगे उनको एक पैटर्न में करेंगे। हम पहले इजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट तक जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि नेटा किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करता है और हमें उसका आंसर किस तरीके से देना है। जो भी हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन एक देखने में आपको इजी लगेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन में वो टॉपिक होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे आपका एक बेस जो है बहुत अच्छा बन जाएगा और उसके बाद हम मॉडरेट लेवल पर जाएंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। तो हम अपना भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कहता है, सेक्शन 80C डिडक्शन इज अवेलेबल टू, कि जो सेक्शन 80C है वो किसके लिए अवेलेबल है। इसका मतलब है कि 80C के अंतर्गत जो डिडक्शन दी गई है इसके लिए कौन एलिजिबल असेसी है। तो ऑप्शन है इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, ऑल पर्सन या फिर कंपनी। ऑल पर्सन कंपनी को छोड़ के या सिर्फ कंपनी को ही 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलेगी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर है 80C के अंतर्गत जो भी डिडक्शन मिलेगी वो इंडिविजुअल और HUF को ही मिलेगी। इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सेक्शन 80C 80C से 80U तक हमारी डिडक्शनें हैं। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप ये बिना पढ़े एग्जाम हॉल में चले जाए। तो हम थोड़ा बहुत 80C जो सेक्शन है इसको हम थोड़ा और विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमने बोला कि इसके लिए जो असेसिबल है, जो एलिजिबल असेसी है, वो एक तो HUF है और एक है इंडिविजुअल। ये दोनों ही सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब 80C के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो आपको मिलेगी 1,50,000 तक आपको इसमें डिडक्शन मिलती है। लेकिन किन पेमेंट्स पर आपको ये डिडक्शन मिलेगी वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई PPF है उसमें आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद कोई LIC प्रीमियम है उस पर भी आपको मिलेगी LIC प्रीमियम। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही होगी। और थर्ड है हमारा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट्स ऑफ हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन जो हमने लिया हुआ है गवर्नमेंट से, फ्रॉम गवर्नमेंट। आपका जो फोर्थ है वो है अगर कोई ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फी में भी आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन 2 बच्चों तक, ओनली 2 चिल्ड्रन। और उसके बाद नंबर 5 पर है पेमेंट्स जो हम कर रहे हैं। अगर आपका टर्म डिपॉजिट है
टर्म डिपॉजिट किया हुआ है आपने, या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका डिपॉजिट है। लेकिन इन दोनों में ये है कि जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो कम से कम 5 ईयर के लिए होना चाहिए, कम से कम 5 ईयर के लिए आपका डिपॉजिट होना चाहिए, तभी आपको 80C के अंतर्गत डिडक्शन प्राप्त होगी। या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत अकाउंट खोला है सीनियर सिटीजन ने, सीनियर का कोई सेविंग अकाउंट है तो इसमें भी उनको डिडक्शन मिलेगी 80C के अंतर्गत। तो आई होप आपको 80C सेक्शन समझ आ गई होगी। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है कि क्वेश्चन 2, विच एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसमें एरर दिए गए हैं, बताइए कि ट्रायल बैलेंस को इनमें से कौन सा अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला हमारा जो है ऑप्शन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, नंबर बी कंपनसेटिंग एरर, नंबर 3 एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, और ऑप्शन डी एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर भी सिंपल है। आंसर बताने से पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इससे आपको आंसर को कैच करना और इजी हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, ये हमने +1 2 में ही इनको पढ़ लिया है। आप अगर देख रहे हैं तो आपको भी इसका आंसर तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ऐसी एंट्री हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, नो रिकॉर्ड। हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। मेरी ट्रांजैक्शन हुई, मैंने सेल की, लेकिन बुक्स में उसका कहीं पर भी अता पता नहीं है, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम क्या देखते हैं, लास्ट में हमारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। यही तो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, तो इसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे। तो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब सेकंड होता है कंपनसेटिंग एरर। नाम से ही पता चलता है कि ऐसा एरर, फॉर एग्जांपल 1 एरर हमने किया, लेकिन इसको ऑफसेट किया जा रहा है दूसरे एरर के द्वारा, सेकंड एरर के द्वारा। तो इससे क्या हमें पता चला है कि हमने जो हमसे गलती हुई है उसको हमने ऑफसेट कर लिया है। तब क्या इसका इफेक्ट अब ट्रायल बैलेंस पर पड़ेगा? इसका इफेक्ट भी ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। मैं आपको इससे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी है एक शॉपकीपर। तो बी जाता है ए की शॉप में और जूते लेता है, शू लेता है RS 300 के, राइट। लेकिन अब बी चला गया, अब ए की दुकान में सी भी आता है और वो कोई चीज लेता है, कोई भी हार्डवेयर का सामान लेता है, उसकी वर्थ है 3000। जब ए अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन करता है तो वो बी के साथ जो ट्रांजैक्शन की उसको वो 3000 दिखाता है, और जो उसने सी के साथ ट्रांजैक्शन की उसको वो 300 दिखाता है। तो हमारा टोटल अमाउंट तो बराबर ही रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में इस एरर का कोई भी इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि इसने एक एरर को दूसरे एरर ने ऑफसेट कर लिया है। तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा। अब आता है हमारा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन बताता है कि हमने एंट्री तो की, लेकिन हमने आधी ही एंट्री की। हमने डेबिट शेष तो लिख दिया, लेकिन हमने उसका क्रेडिट नहीं लिखा, या फिर हमने क्रेडिट शेष लिखा और डेबिट नहीं लिखा। तो इससे हमारा क्या ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमारा अनइक्वल हो जाएगा यदि हमने डेबिट शेष लिखा और क्रेडिट नहीं लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। और फोर्थ भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अगर हमने उनको अप्लाई करने में कुछ गलती कर दी तो उसका भी ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हमने देख लिया, आंसर सी। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ पढ़ लेते हैं। हु कॉइन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसका आंसर अब हो सकता है आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसा जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता, लेकिन हम अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो आंसर तो हमें देकर ही आना है। तो अब आपको लग रहा था मार्केटिंग मिक्स, जब भी नाम आता है हमारे मन में एक मैकर्थी का नाम आ जाता है और मार्केटिंग से रिलेटेड फिलिप कोटलर का नाम आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, हम अब ऑप्शन को डिलीट करके अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल की बात आती है तो हमें पता ही है मैनेजमेंट से संबंधित, इसने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं। अब ये सेकंड ऑप्शन है जेम्स क्विल्टन, हमें इसका कोई पता नहीं है कि ये किससे संबंधित है, लेकिन थर्ड ऑप्शन का हमें पता है कि पीटर ड्रकर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित है, इसने एमबीओ दिया है और कुछ मोटिवेशन की थ्योरी भी दी हुई है, और इब्राहिम मास्लो ने तो मोटिवेशन की थ्योरी दी है मैनेजमेंट में। तो इन तीनों का हमें पता लग गया कि ये तीनों मैनेजमेंट से संबंधित है, मार्केटिंग से संबंधित नहीं है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन जो हमें हमेशा आंसर क्वेश्चन को देखकर ही देना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो हमें लगे उसी को हमें आंसर करना है। अब जो ये जेम्स कहते हैं कि इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया है, ये मार्केटिंग जो मैनेजर को क्या कहते हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो मार्केटिंग के मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर ये है मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इनको नाम दिया गया है मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मिक्सर क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स 4 चीजों से बनता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये बोलता है कि जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने वाले होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी, एक्सप्रेशन ऑफ मार्केटिंग। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग मिक्स किसने दिया है, तब हमारे पास आंसर आ जाता है कि इसका दिया है जॉर्ज मैकर्थी ने मार्केटिंग मिक्स दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है एक्सप्रेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट के अनुसार हमने इसका आंसर निकाला जेम्स क्विल्टन। तो अब हम क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं, जो कि हमने स्किप कर लिया था। ओ सॉरी, ये तो आपके वो आंसर आ गया, तो बड़ी गलती हो गई। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इनको समझने के लिए आए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि देयर आर द फ्लोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स प्रिवेलेंट इन इंडिया, फाइंड आउट द ऑड ऑप्शन। ये बोलता है कि नीचे जितने भी ऑप्शन दी है ये म्यूचुअल फंड इंडिया में चलते, इसमें से आप बताइए जो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में नहीं है। तो सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स, सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट कैप्स, थर्ड है मल्टी और फोर्थ है मिड कैप। तो इसमें से आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है शॉर्ट कैप फंड्स। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। जो म्यूचुअल फंड है ये 3 नहीं 4 टाइप के हम मान सकते हैं कि चलते। एक तो लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स ये मोर स्टेबल होते हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं कि लार्ज है तो 15 ईयर के लिए हो सकते हैं। जो मोर स्टेबल होते हैं इसमें रिस्क लो होता है और ये कम वॉलेटाइल होते हैं, लो या फिर हम बोल सकते हैं लेस वॉलेटाइल। ये तो हमने लार्ज कैप फंड के बारे में बता दिया। अब हम बोलते हैं मल्टी मिड कैप। मिड कैप जिसमें सब कुछ मॉडरेट ही रहता है, इसमें रिस्क भी मॉडरेट है और रिटर्न भी मॉडरेट ही होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट कैप फंड आता है। यहाँ पर सोचने की बात है, शॉर्ट कैप फंड नहीं होता, स्मॉल कैप फंड होता है।
जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो इसमें रिस्क हायर होता है, रिस्क हायर, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिटर्न भी हाई ही होती है। अब हमारे पास बच जाता है हमारा मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड जब हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, हम लार्ज, स्मॉल और मिड, इन तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी कैप फंड। आई होप अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 कहता है आइडेंटिफाई विच वन इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, तो चलो पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रिजल्ट, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड है पर्सनलाइज्ड अटेंशन, फोर्थ है इजियर एम्प्लॉय लर्निंग। मैंने आपको पहले ही बताया है क्वेश्चन करना है तो हमें क्वेश्चन को देखकर ही आंसर देना है, जो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसी को हमने आंसर करना है। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे फंक्शन के अनुसार से डिपार्टमेंट को बांट देना। जैसे कि हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन एक फंक्शन हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया, और फाइनेंशियल। तो इस तरह से हम फंक्शन के अनुसार अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं। ये तो हमें लग गया पता कि फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें बोलते हैं इसकी एडवांटेज क्या है, तो इसकी एडवांटेज हमें फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें एडवांटेज पूछी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से है क्योंकि इन प्रोडक्शनों में, जो इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ये सारे क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पर हर जगह लोग काम करते हैं, टीम में काम किया जाता है। तो कई बार हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, या फिर एक फंक्शन से दूसरे प्रोजेक्ट में जो है पीपल्स जा सकते हैं। इससे क्या मिल रही है, ह्यूमंस को, जितने भी ह्यूमंस हमारे हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो उन्होंने प्रोडक्शन का काम पूरा किया तो फाइनेंशियल एक्टिविटी या मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी एडवांटेज नहीं है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें चूज यहाँ पर सिर्फ एक को करना है। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारा सी। सी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। वो किस लिए, क्योंकि फंक्शन हमने अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया। अब जो प्रोडक्शन का मैनेजर होगा, मान लो प्रोडक्शन का मैनेजर होगा, उसका फुल फोकस अपने प्रोडक्शन पर होगा, फुल फोकस उसका पहले प्रोडक्शन पर ही होगा। तो इससे क्या मिले, पर्सनलाइज एक अटेंशन मिल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। और अब हम अपने 6th क्वेश्चन पर जाते हैं। 7th आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो व्हेन कस्टमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी एंड वैल्यू बेस्ड प्राइस आर मेट और एक्सीड्स इज क्रिएटेड। तो ये क्या क्रिएट करती है, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वो होती है जब एक कस्टमर किसी वस्तु के लिए जो प्राइस देना चाहता है वो ये सारी चीजें मिल जाती हैं या फिर एक्सीड हो जाती है। तो ये क्या क्रिएट करती है, इसका आंसर बिल्कुल इजी है। आई होप आपने आंसर दे कर भी दिया होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तब, या फिर प्लानिंग एक्सीलेंस हो जाती है, एक क्वालिटी रिलिफ्ट हो जाती है, या फिर ये वैल्यू लाइन। तो इसमें हमें कुछ ये सारी चीजें अनरिलेवेंट लग रही है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं उसे जो एक कस्टमर किसी वस्तु के लिए देना चाहता है। मेरे पास जैसे कि मैं दुकान पर जाती हूँ, मैं किसी चीज़ को देखती हूँ तो मुझे देख कर लगता है कि इस वस्तु के लिए मैं 500 ही दूंगी, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी, और 500 में मुझे वही क्वालिटी भी मिल रही है और सर्विस क्वालिटी भी मिल रही है। ये दोनों चीज़ें मीट हो जाती है और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 8 पर। 8 क्वेश्चन हमारा कहता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, एक वाइट पर ले लेती हूँ। ओके, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बात कर रहे हैं, पहले हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल हमें क्या पता चल जाता है, क्वेश्चन एक्सटर्नल में क्या आता है, हमारे कस्टमर सप्लायर आए जाएंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होंगे वो एक्सटर्नल में आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनी आइटम, जो भी हमारा कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस है, ये क्या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये पूरी इंटरनल इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट क्या होगी, हमारी सेलिंग प्राइस, ये सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन है, तो पहला तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड है कस्टमर फीडबैक फॉर्म, ये हमें लग रहा है कि आंसर हो सकता है क्योंकि कस्टमर क्या है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड आते हैं सेल पर्सन भी हमारा इंटरनल है। और उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ एन आइटम इन हैंड और इन इन्वेंट्री, हमारे पास कितनी आइटम है, कितनी इन्वेंट्री, ये भी हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन ही है, इंटरनल डाटा ही है। तो हमारा आंसर बन जाता है बी, तो इसका राइट आंसर हुआ बी। क्वेश्चन इजी था, बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ गया। तो हमें इन टॉपिकों को देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से आ रहा है। हमने टैक्स से भी क्वेश्चन देख लिए, मैनेजमेंट से भी देख लिए, मार्केटिंग से भी क्वेश्चन देख लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने 9th पर। ये क्वेश्चन आ जाता है अब हमारे पास इनकम टैक्स से। तो क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्स सेबल अंडर दिस हेड इंक्लूड, जो भी एक्सपोर्ट के इंसेंटिव होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं हेड्स में, वो इंक्लूड क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ DEBP या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसको जानने से पहले इसका आंसर क्या है, हमें इन ऑप्शन का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये कैश कंपनसेटरी सपोर्ट क्या होता है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1966 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको डिजाइन किया गया है जितनी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इनपुट को एक्सपोर्ट करते हैं, यूनिट या हम वाले एक्सपोर्ट ऑन इनपुट्स, जितनी भी हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं इनपुट्स पर, उन पर जितना भी हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, उन पर जितना भी हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं उन पर हमें क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, उन पर हमें कंपनसेशन मिलता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि अनरिबेटेबल है, जिसको कि हमें दोबारा से हमें अनरिबेटेड टैक्स है, इस पर हमें कंपनसेशन मिलता है। जो भी इसको डिजाइन किया गया है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हर एक इनपुट का एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा, जो कि अनरिबेटेड होगा, उस पर हमें ये कंपनसेशन देता है, इंसेंटिव देता है, तो इंसेंटिव देता है, इसको इसी के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल की साइड के अंतर्गत हो जाते हैं, तो ये भी इसका एक ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है ये क्यों दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन कई बार कुछ इंसेंटिव होते हैं जो टैक्सेबल भी होते हैं, जैसे कि उनको अगर हम कैश कंपनसेटरी सपोर्ट ले रहे हैं तो ये भी टैक्सेबल है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन से कंपनसेशन आते हैं, तो वो आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स वाले, जो कि अनरिबेटेड होते हैं। और सेकंड है
ड्यूटी ड्रॉबैक्स, जैसे कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कितने प्रकार की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है या फिर सेल टैक्स देने पड़ते हैं। कस्टम ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी, या फिर हमने सेल टैक्स देने पड़ते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमें इसमें से रिफंड वापस मिल जाता है तो उसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। अगर हमें इनके थ्रू हमें ये हमारे लिए एक इंसेंटिव ही तो है, हम कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, इन पर हमको दोबारा से रिबेट मिल रही है या फिर रिफंड मिल रहा है, ये हमारे लिए इंसेंटिव है। ये सारी इंसेंटिव क्या आ जाएंगे, टैक्सेबल होंगे। और फिर प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ DEBP, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ड्यूटी इंटेलमेंट पासबुक। ड्यूटी एंटेलमेंट पासबुक, तो ये भी एक इंसेंटिव है, एक स्कीम है जो इंपोर्ट के लिए दी जाती है। तो इसके थ्रू भी हमें जो इंसेंटिव मिलते हैं वो क्या होते हैं, टैक्सेबल है इस हेड के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दी एबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये बोलता है कि जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है ये क्या इंप्लाई करता है। सबसे पहले रिस्क ट्रेड, तो हम सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। ये बोलता है कि इंक्रीजिंग द फर्म पोर्टफोलियो थ्रू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, क्या रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ये है कि इंक्रीज इन फर्म पोर्टफोलियो थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं तो फर्म का पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। या फिर ऑप्शन बी टेकिंग नो लोन्स विच राइज द रिस्क, हम वो ऐसा कोई भी लोन नहीं लेंगे जो हमारे रिस्क को बढ़ाएगा। ऑप्शन सी क्रेडिट इज नॉट एक्सटेंड टू हाई रिस्क कस्टमर, हम उनको क्रेडिट नहीं देंगे ज्यादा जो कि हाई रिस्क कस्टमर। या फिर ऑप्शन डी मेकिंग डिसीजन इन सच अ वे दैट द बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज ऑप्टिमाइज। तो अगर हमें रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से थोड़ा बहुत मीनिंग समझ आ रहा है तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है कि हमें मेकिंग डिसीजन इन सच अ वे दैट द बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज ऑप्टिमाइज। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को थ्योरी को। ये बताती है कि हायर रिस्क, जितना हाई रिस्क होगा आपका वो हमें हाई रिटर्न देगा, अगर लो रिस्क होगा तो वो हमें लो रिटर्न देगा। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर हायर रिस्क होगा तब हमें हाई रिटर्न मिलेगा, लो रिस्क होगा तो हमें लो रिटर्न मिलेगा। जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो वो दो चीजों पर ध्यान देता है, एक तो वो रिस्क पर ध्यान देता है, एक रिटर्न पर, कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फ्यूचर में मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा या फिर मुझे कितनी रिटर्न मिलेगी। तो हमें इस तरह से डिसीजन लेना है ताकि हमारा रिस्क बैलेंस हो जाए और रिटर्न इज ऑप्टिमाइज, उतनी रिटर्न हम प्राप्त कर लें जितनी हमने सोची है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है या फिर जो मैंने सोची हुई है। हम इस तरह से रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाएंगे ताकि हमारा रिस्क भी बैलेंस हो और रिटर्न भी ऑप्टिमाइज हो जाए। तो क्वेश्चन 10 आपका हो गया। अब हम 11 क्वेश्चन पर जाते हैं। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 1 इन इंडिया टॉक्स अबाउट, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको आपके पढ़ के जाना है, इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इन्वेंट्री। तो इसका सिंपल आंसर है बी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आता है। तो इन सारे को आपको पढ़ के जाना है। तो अब हम क्वेश्चन आते हैं 12 पर। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय।
तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी पूछी जाती है। तो जो भी आपको PYQ जब सॉल्व करने तो बहुत सारी डेफिनेशन और उनके आंसर होते हैं, तो उनको आपको नोट डाउन करना है एक जगह पर। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको ये फायदा दे सकता है एग्जाम में। तो इसका सिंपल आंसर है आंसर 3, पीटर एफ ड्रकर। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। तो ये वाली डेफिनेशन दी है पीटर एफ ड्रकर ने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि हम इजी से डिफिकल्ट तक जाएंगे। तो अब हम स्टैटिस्टिक्स का भी एक क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कि हर एक यूनिट को इसमें ऐड करूंगी, इसलिए स्टैटिक का भी एक क्वेश्चन आ गया। ए डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वैल्यू ऑफ मीडियन, मीन एंड मोड आर नॉट इक्वल। मैक्सिमम क्या होता है हमारा, मीडियन नहीं, मीन इक्वल टू होना चाहिए मीडियन और इक्वल होना चाहिए मोड के द्वारा। ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिकल, राइट। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर ना हो तो वो बन जाता है असिमेट्रिकल। ओके, तो इसका सिंपल आंसर है सी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका आंसर हो गया सी। अब आता है इनकम टैक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। हाँ, टैक्स में ये वाला क्वेश्चन ही है क्लबिंग ऑफ इनकम से, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम जैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस आपको पढ़कर ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ बैंक मेड आउट ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम स्कॉलरशिप इज। जो भी माइनर की इनकम है जो फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक में या फिर बैंक में किया गया, अर्न फ्रॉम स्कॉलरशिप से उसने अर्न किया और उसको फिक्स डिपॉजिट किया गया बैंक में। अब हमें इस पर टैक्सेशन लगाना है, तो माइनर की इनकम को हम किसके साथ क्लब करेंगे। तो ऑप्शन 1 है टू बी असेस्ड इन द हैंड ऑफ माइनर चाइल्ड, हम असेस करेंगे माइनर चाइल्ड के हैंड पर ही। या फिर बी टू बी क्लब्ड with the income of that parent whose total income before including minors income is higher, कि उस पेरेंट्स के साथ जोड़ेंगे जिसकी इनकम की ज़्यादा होगी। सिंपल ये कह रहा है कि पेरेंट्स में माता या पिता में जिनकी इनकम ज़्यादा होगी उसी के साथ माइनर की इनकम को क्लब किया जाएगा। और सी बोलता है कम्प्लीटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। या फिर डी टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ फादर। तो इसका अगर हम थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचे तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, तो इसका आंसर है बी। लेकिन फिर भी मैं आपको इसे थोड़ा समझा देती हूँ जो माइनर इनकम है। जो माइनर इनकम है ये आता है इनकम टैक्स के सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 एंड एडिशनल सेक्शन 1 के अंतर्गत। ये बोलता है कि माइनर इनकम, इसकी जितनी भी इनकम उसको क्लब किया जाएगा उसकी पेरेंट की इनकम में, और पेरेंट वो जिसकी इनकम की ज्यादा होगी, जिसकी ग्रेटर इनकम होगी। अगर माता की इनकम ज्यादा है तो उसके साथ क्लब किया जाएगा, या फिर पिता की इनकम ज्यादा है तो उसके साथ क्लब किया जाएगा। लेकिन अगर एक बार मान लो कि पिता की इनकम ज्यादा है और माइनर की इनकम को पिता की इनकम के साथ क्लब किया गया, तो नेक्स्ट जितनी भी ईयर होंगी फादर की इनकम के साथ ही उसको क्लब किया जाएगा। इसमें नो चेंज, ये इसका एक ये सेक्शन ये कहती है कि इसमें फिर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कि सेपरेट हो जाते हैं माता पिता, तब किसके साथ माइनर की इनकम को क्लब किया जाएगा। प्रीवियस ईयर में फिर प्रीवियस ईयर में जिसके साथ माइनर की इनकम को क्लब किया गया था, इस साल भी उसी के साथ ही उसकी इनकम को क्लब किया जाएगा। और फिर एक बार जिस पेरेंट के साथ इनकम के साथ बच्चे की इनकम को क्लब किया गया आगे कितनी भी सालों तक उसी के साथ इनकम को क्लब किया जाएगा, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन बोलता है कि डैश डैश प्लान आर डिजाइन टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल। कौन से प्लान है जो डिजाइन किए जाते हैं अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक गोल को। सबसे पहले इसका है स्ट्रेटेजी, तो इसका सिंपल आंसर है स्ट्रेटेजिक। डैश डैश प्लान्स आर डिजाइन टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल, तो इसका सिंपल आंसर है कि स्ट्रेटेजिक प्लान ही डिजाइन किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक गोल को पूरा करने के लिए। हम देख सकते हैं टेक्निकल प्लान आर डिजाइन नहीं, ऑपरेशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक प्लान ही डिजाइन किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक गोल को पूरा करने के लिए। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो ये क्वेश्चन आ गया, विच एमंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेप आर टेकन टू टैकल एनपीवी। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये क्या होती है। जैसे कि बैंक हो गए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, इन्होंने किसी को लोन दिया है, लोन ये देते हैं, इनका काम ही है लोन देना, लेकिन अब जो लोन जिसको दिया है वो लोन वापस करने में असमर्थ है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट या फिर वो लोन ही नहीं दे सकता, तो ये हो जाते हैं बैड डेट्स, बल्कि बैड डेट्स हो जाते हैं। तो ऐसे लोन्स फिर या फिर ऐसी एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट उन एसेट्सों को कहा जाता है जिनको जो कि अब वापस आ ही नहीं सकती, जो कि एकदम बैड डेट्स हो गए हैं, जिनको अब प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बोलता है कि एक सिचुएशन है, मान लो बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को लोन दे दिए और वो वापस नहीं कर पा रहे, बैड डेट्स हो गए पूरी तरह की, अब ये वापस आएंगी नहीं, जो हमने लोन दिया वो पैसा हम तक वापस नहीं आएगा। तब अब इसके लिए भी फिर कुछ बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत हम इसके द्वारा टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले है, जैसे नाम से पता लगता है, द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इसी के लिए बनाया गया है जो कि डेट को रिकवर करेगा 1953। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड सफारी एक्ट 2002। जो सफारी एक्ट 2002 है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये क्या करता है, बैंक को अलाउ करता है बैंक को कि वो आगे जाकर ऑक्शन कर सके। जैसे कि अगर कोई भी बैंक से लोन लेता है तो उसे क्या करना पड़ता है, ये बैंक है ए ने लोन लिया बैंक से, तो इसके लिए कुछ ना कुछ उसे कोलेटरल के रूप में यहाँ पर रखना पड़ता है, राइट। कोलेटरल के रूप में उसको यहाँ पर रखना पड़ता है। कोई अपना घर रखता है, कोई जमीन रखता है। तो जो ये सफारी एक्ट है, ये इसको वो बैंक को अलाउ करता है कि वो कोई भी अगर कोलेटरल के रूप में घर रखा है या फिर जमीन रखी है कि इसकी ऑक्शन कर सके, फिर इसको बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे अपने डेट को रिकवर कर ले, राइट। तो ये भी आपको समझ आएगा। और थर्ड है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब हमने ये तो देख लिया, एग्जाम में आपको आंसर इसी तरीके से देने पड़ते। जैसे आपको इन दोनों का पता है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी एनपी के लिए है, सफारी भी एनपी के लिए है। हमारे पास ऑप्शन है, दो तो नहीं, ए तो बी नहीं है, सीधा है 1 या फिर ए बी 3 तीनों होंगे। अगर थर्ड आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का पता भी नहीं है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो क्या करती है, जो भी बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनके जितने भी बैड डेट्स होते हैं इनको ये बाय कर लेता है। इसका काम होता है इन बैड डेट्स को बाय करना। आखिर क्यों बाय करता है, ताकि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनकी बैलेंस शीट क्या हो जाए, एकदम क्लीन अप हो जाए, वहां पर कोई भी बैड डेट्स ना रह जाए। इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन भी उनको बाय करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए बी सी डी, सारे के सारे। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 60 पर आ जाते हैं कि विच ऑफ द ऑप्शन वुड बी द ability of an organization to conceive and implement its strategy। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन, इस बोलता है कि नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से एक ऑप्शन बताओ, वुड बी द एबिलिटी, जिनके इन ऑप्शनों में किस में एबिलिटी ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीव एंड इम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी स्ट्रेटेजी को।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमें कुछ पता लग रहा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये क्वेश्चन आता है हमारे स्वॉट एनालिसिस से, SWOT। स्वॉट एस से बोले तो स्ट्रेंथ, V से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। जो S और VW ये करते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से संबंधित, इंटरनल फैक्टर से ये संबंधित होते हैं, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट कह लो, और ये होते हैं एक्सटर्नल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कंसीव इम्प्लीमेंट इट्स स्ट्रेटजी। अगर इम्प्लीमेंट कर रही है स्ट्रेटजी तो हमारा जो O और T, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो इससे संबंधित नहीं हो सकती क्योंकि एक्सटर्नल से संबंधित है। तो हमारी ये दो ऑप्शन तो पहले डिलीट हो गए। अब हमारी स्ट्रेंथ हमें पावर देगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी के लिए, क्या वीकनेस आपको स्ट्रेंथ करेगी। तो इसका ऑप्शन भी, आंसर भी इजी है। क्या है इसका आंसर? स्ट्रेंथ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। कंसीडर द फ्लोइंग रियल लाइफ एग्जाम्पल इफ अ पर्सन यूज someone's song as background music in his her music video, then could be an act person is an example of। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि जो रियल लाइफ से संबंधित है। बोलता है कि मैंने कोई कंटेंट बना दिया और मैंने यूट्यूब पर चढ़ा दिया और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति का गाना पीछे लगा दिया, राइट। मैं सिर्फ लिप सिंग कर रही हूँ और उसमें सॉन्ग किसी दूसरे व्यक्ति का लग रहा है, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किसी और का लगा दिया। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये तो सिंपल है, ये तो हम हर एक बच्चे को पता है कि ये क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। क्योंकि कॉपीराइट के थ्रू ही, बिना कॉपीराइट के हम किसी का भी म्यूजिक यूज नहीं कर सकते। तो हैकिंग अनरिलेवेंट है, आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी गलत है, और साइबर बुलिंग भी ये भी गलत है। तो इसमें तो सिंपल, ये भी बिल्कुल ईजी है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, ये तो इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मिनट के लिए, क्वेश्चन नंबर 90 पर। ये बताइए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग, कि हमारे पास लॉन्ग टाइम फाइनेंस होना चाहिए। किस चीज को एक्वायर करने के लिए होना चाहिए हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारे पास है तो इसको, उससे हम किस लिए रखेंगे? ऑफ कोर्स हम फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए ही लॉन्ग टर्म फाइनेंस रखेंगे। करंट एसेट के लिए भी हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत नहीं, इंटेंजिबल के लिए भी नहीं है। फिक्स एसेट जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फिक्स एसेट। अब हम आते हैं अपने वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। आई होप आप सभी बोर नहीं हुए होंगे। अगर ये वीडियो शायद लंबा चला गया, लेकिन अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है कि उसके बाद आपको पूरी तरह समझ क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और अच्छी हो जाएगी। द फर्म आर कम्पिटिटिव। फर्म क्या है? कम्पिटिटिव। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म आर कम्पिटिटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइंड। फर्म कम्पिटिटिव है एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करनी है द डिमांड कर्व फॉर लेबर। जो लेबर का डिमांड कर्व है इज डिटरमाइंड बाय, इसको किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्कर टाइम, इसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या फिर ऑफसेटिंग इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या फिर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल। तो आंसर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए डिमांड कर्व फॉर लेबर। तो डिमांड कर्व फॉर लेबर क्या शो करता है? करता है क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये बताता है हमारे क्वांटिटी ऑफ लेबर। क्वांटिटी ऑफ लेबर ये बताता है। ये बताता है कि एक एम्प्लॉयर की विश कितनी है, वो कितने लेबर को हायर करना चाहता है एक स्पेसिफिक सैलरी पे और वेजेस पे। सैलरी और वेजेस पे वो कितने लेबर को हायर करना चाहता है। अगर हमारी सैलरी और वेजेस हाई होंगे तो हमारे लेबर भी कम रखेंगे, तो हम लेबर भी कम रखें। अगर हमारी सैलरी और वेजेस लो है तो हम लेबर को क्या रखेंगे? ज्यादा रखेंगे। तो ये है डिमांड कर्व ऑफ लेबर।
तो इसको डिटरमाइन करेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्ट के द्वारा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हम समझ सकते हैं इस तरह की, मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे कि अगर वर्कर हायर अप टू द पॉइंट, इसके अंतर्गत वर्कर को, तो हमने ये देख लिया कि डिमांड कर्व ऑफ लेबर डिटरमाइन करता है कि भाई हम कितनी सैलरी अगर ज़्यादा रखेंगे, सैलरी का हम इम्पैक्ट रखते हैं अपनी लेबर की क्वांटिटी पर, कि अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो लेबर की क्वांटिटी क्या रखेंगे, अगर कम होगी तो क्या रखेगी। लेकिन ये बताता है, ये डिटरमाइन करती है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिटरमाइन करती है कि वर्कर हायर अप टू द पॉइंट, हमें वर्कर को उस पॉइंट तक हायर करना चाहिए जहां पर हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल हो वेजेस रेट से। ये बोलते हैं कि मार्जिनल, कहाँ लिखूं, ये बोलते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू, जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है वो इक्वल हो वेजेस रेट से। जहां ये दोनों इक्वल हो जाते हैं उससे हम क्या रखेंगे, वर्कर, उस पॉइंट तक हम वर्कर को हायर करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको यूजफुल भी लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी दिखती है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आया या फिर नहीं आया, अगर मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे इससे मेरा मोटिवेशन और मोरल दोनों बढ़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं हर शाम 6 बजे आपके लिए PYQ के सेशन लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते कि सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर इज़ केयरिंग, ये केयरिंग के साथ ये भी बताता है कि आपका हार्ट कितना हम्बल है। थैंक यू वेरी मच। अब हम कल शाम 6 बजे दोबारा से मिलेंगे आगे नए PYQ के साथ।